हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इवोल्यूशन चैप्टर का बड़ा ही क्विकली रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को हम। और ऐसी उम्मीद है कि इस चैप्टर से हमारे पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, या कुछ क्वेश्चंस इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन से हमारा मतलब है कि जो सिंपल लाइफ फॉर्म्स हैं, इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज ऑफ सिंपल लाइफ फॉर्म्स इनटू कॉम्प्लेक्स वन। जो सिंपल लाइफ फॉर्म्स हैं उनका धीरे धीरे ग्रेजुअली किसके अंदर मॉडिफाई होना, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म के अंदर, वो क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। और चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन को 3 शब्दों में डिफाइन किया था, दैट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट का मतलब होता है नई जनरेशन, और वो नई जनरेशन किसके साथ आ रही है? मॉडिफिकेशन के साथ आ रही है, कुछ नए वेरिएशंस के साथ आ रही है। आगे डिस्कस करेंगे डार्विन की थ्योरी के अंदर, लेकिन डार्विन ने इसको 3 शब्दों में डिफाइन कर दिया, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो करीब करीब 20 बिलियन ईयर्स एगो इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये जो ब्रह्मांड है वो कितने सालों पहले बना है, और ये कैसे बना, इसको एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, कि एक बहुत जोर का धमाका हुआ था, उसके बाद यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ था। ठीक है। अर्थ की फॉर्मेशन, हमारा जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट है अलोंग विद द सन, और उसमें जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसकी फॉर्मेशन है दैट इज सपोज टू बी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और लगभग इस धरती के ऊपर जो जीवन की शुरुआत है, वो चाहे सेलुलर फॉर्म हो या नॉन सेलुलर फॉर्म हो लाइफ की, वो एज पर आवर एनसीईआरटी बुक इट इज 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, ये एक बेसिक बात है कि किस चीज़ का कब फॉर्मेशन हुआ था। अब हम टू द पॉइंट आ जाते हैं कि इस प्लैनेट के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जीवन का जो उदय है, वो लाइफ कैसे आई। तो अलग अलग फिलोसफर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग नेचुरलिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, जिसमें पहली थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पानस्पर्मिया। ये थ्योरी क्या कहती है कि आउटर स्पेस से क्या गिरे? स्पोर्स। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से क्या आए? स्पोर्स आए, और वो धरती पर गिर गए, और इन स्पोर्ट्स ने इस धरती के ऊपर जितनी भी अलग अलग प्रकार का जीवन है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, उसको क्या दिया है? जन्म दिया। ये थ्योरी है कौन सी? थ्योरी ऑफ पानस्पर्मिया, जो कोई भी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं रखती है, तो ये थ्योरी को ज़्यादा वैलिड नहीं माना जाता है। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है कि जीवन का जो उदय है, ओरिजिन है, वो किससे हुआ है? गली सड़ी वस्तुओं से, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, जो गली सड़ी वस्तुएं हैं उनसे। जैसे कि स्ट्रॉ है, जिसको हम हिंदी में भूसा कहते हैं, और मड, मड का मतलब क्या है? कीचड़। ठीक है। तो ये थ्योरी ये कहते हैं कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उससे लाइफ का ओरिजिन हुआ है। लेकिन इस थ्योरी को कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि किसने रिजेक्ट किया था। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। लुइस पास्चर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में क्या किया? उसने ईस्ट ले लिया। क्या लिया उसने? ईस्ट। ठीक है। और उस ईस्ट को डाल के इसको बॉईल किया, पूरी तरह से ईस्ट को क्या कर दिया? बॉईल होने के बाद में ईस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे मर जाएगा। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है। और उसके बाद इस फ्लास्क के ऊपर इसने एक स्वान नेक ट्यूब फिट कर दी, और जब इसने देखा कि इस मीडियम के अंदर
इस मीडियम के अंदर किसी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं थे। दूसरे स्टेप में क्या किया इसने, सेम ईस्ट लिया, उसको क्या किया, बॉईल किया, इस सॉल्यूशन को बॉईल किया और उसको किल कर दिया। उसके बाद क्या किया इसने, इस नेक को यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो इसके अंदर इजीली एयर पास हो सकती है, जो भी माइक्रोब्स है वो पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पास नहीं हो सकते थे। तो इसने क्या देखा, इस मीडियम के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई। क्या हुई, माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई। तो यहाँ से इसने क्या कंक्लूड किया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, नए जीवों का जन्म जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उन्हीं से होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन ये है दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये थी लुईस पास्चर की स्टेटमेंट। इन्होंने कौन सी थ्योरी को रिजेक्ट किया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज में आती है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये थ्योरी किसने दी थी, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। अलेक्जेंडर ओपेरिन एंड जेबीएस हेल्डेन ने ये थ्योरी क्या की थी, प्रपोज की थी। इन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ का ओरिजिन है दैट इज थ्रू इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जब किसका फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ का, जब धरती बनी थी तो धरती का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नेचर का था। कैसे नेचर का था भाई, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब उस समय पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, उस समय पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, और उस समय के एटमॉस्फेयर में ये गैसेस प्रेजेंट थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और टेम्परेचर बहुत हाई था, टेम्परेचर बहुत ही हाई था। तो हाई टेम्परेचर किस वजह से था, यूवी रेडिएशंस की वजह से, लाइटनिंग की वजह से, कॉस्मिक रेज की वजह से, या हॉट लावा की वजह से। तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, इन केमिकल्स के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। क्या हुआ, केमिकल इंटरेक्शन। और केमिकल इंटरेक्शन किस वजह से हो रहा है भाई, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर किस वजह से है, इन इवेंट्स की वजह से। तो हाई टेम्परेचर की वजह से जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया इन गैसेस ने और बारिश हुई, तो इन गैसेस में जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने वो बारिश के साथ कहाँ आ गए, नीचे आ गए। ये वाटर है, इसमें आ गए वाटर है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ओशियन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओशियन। तो इनके इंटरेक्शन से क्या बन गए, एल्कोहल बने, शुगर बने, न्यूक्लियोटाइड बने, ग्लिसरॉल बने, फैटी एसिड बने, प्यूरिन्स बने, और क्या बने, पायरिमिडिन्स बने, और क्या बने, अमीनो एसिड। तो ये वाली जो सीरीज है केमिकल्स की, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये कौन से मॉलिक्यूल है भाई, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर क्या हो गए, धीरे धीरे एग्रीगेट हुए। इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, इन्होंने एक दूसरे के साथ किया, रिएक्ट किया, और रिएक्शन करने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है। फैट बन गई, फैट किससे बनती है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। जैसे ग्लिसरॉल फैटी एसिड ने रिएक्ट करके क्या बना दिया, फैट बना दिया। अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज हो गए, क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। न्यूक्लिक एसिड किससे बनेगा, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन से, या न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से। तो इस तरह से ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने, या सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बनाया, थोड़े से कॉम्प्लेक्स बनाए। इन्होंने क्या कर दिया, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए, और ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ बबल से बबल स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, ये हैं, ये कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज पॉलीसेकेराइड, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाहर किसकी फॉर्मेशन हो गई? एक मेम्ब्रेन की। किसकी फॉर्मेशन हुई? मेम्ब्रेन की। और ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे ग्रेजुअली एक प्रिमिटिव सेल में मॉडिफाई हो गया। किसके अंदर मॉडिफाई हुआ? प्रिमिटिव सेल। तो इस तरह से ये ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी ये कहती है कि केमिकल्स के इंटरेक्शन से पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का क्या हुआ था? ओरिजिन हुआ था। इस धरती पर पहली सेल बनी थी, और वो भी कहाँ पे बनी थी? लाइफ ऑफ ओरिजिन कहाँ हुआ था? वाटर के अंदर। इस थ्योरी को आप अपनी अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर ये पूछी जाती है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इन गैसेस को आपको मेन क्या रखना है? ध्यान रखना है कि इनके इंटरेक्शन से ये क्या बने हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आपस में फिर रिएक्ट करके क्या बना दिए? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, जिसको हम कोशरवेट कहते हैं, और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन बन गई। और इस तरह से धीरे धीरे इस धरती के ऊपर पानी के अंदर पहली सेल की फॉर्मेशन हुई। दिस इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। इस थ्योरी को क्या किया गया? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो सवाल आता है कि ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? इट वाज प्रूव्ड बाय मिलर एंड यूरे इन द ईयर 1953। मिलर एंड यूरे ने इस थ्योरी को क्या किया? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ये स्टूडेंट है और ये इनके टीचर है। इन्होंने क्या किया? लेबोरेटरी में ग्लास अपरेटस असेंबल किए, और जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो कंडीशंस प्रेजेंट थी वैसी ही कंडीशन इन्होंने लैब में क्या की? जनरेट की। इन्होंने फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर क्या लिया? पानी लिया। इसको क्या किया? इन्होंने हीट अप किया नीचे से। इस पानी को नीचे से क्या किया? हीट किया। हीट किया तो ऊपर क्या जाएंगे? वाटर वेपर्स। इधर लगा हुआ है वैक्यूम पंप। क्या लगा हुआ है? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है? इस अपरेटस में कोई भी एयर नहीं रहनी चाहिए। अगर एयर रहेगी तो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। और इसी वैक्यूम पंप के थ्रू हम कौन सी गैस ऐड करते हैं? यहाँ पे मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। और यहां से क्या जा रहे हैं भाई? यहां से जा रहे हैं वाटर वेपर्स। क्या जा रहे हैं? वाटर वेपर्स। तो ये गैसेस मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, और यहां से पानी हीट हो रहा है, और हीट होके क्या बन रहे हैं? वाटर वेपर्स। और ये वाटर वेपर्स कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे पहुंच गए, जिसको हम कहते हैं स्पार्किंग चैम्बर। दिस इज कॉल्ड स्पार्किंग चैम्बर। इस स्पार्किंग चैम्बर्स में लगे हुए इलेक्ट्रोड्स। क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रोड्स। ये गैसेस यहाँ पहुंच गई भाई, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। ये गैसेस यहाँ पे पहुंच गई। और पहुंचने के बाद क्या होगा? पहुंचने के बाद यहाँ पे होगी स्पार्किंग। क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे होगी स्पार्किंग। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है? यहाँ पे स्पार्क जनरेट करना। और यहाँ पे हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कितना? 800 डिग्री सेल्सियस। कितना? 800 डिग्री सेल्सियस। तो भैया यहाँ पे जो गैसेस हैं वो आपस में क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगे। इन सब के बीच में क्या होगा? रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो वेपर बन के केमिकल्स नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इस पार्ट को हम नाम देते हैं कंडेंसर।
ये पार्ट क्या कहलाता है? दिस पार्ट इज नोन एज कंडेंसर। कंडेंसर में इस तरफ से हम कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हैं और ये कोल्ड वाटर इधर से हॉट होके बाहर आ जाता है, ये कंडेंसर है। तो ये जो वेपर जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड के अंदर, और ये लिक्विड फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। दिस लिक्विड कैन बी कलेक्टेड एट दिस पॉइंट। इस लिक्विड को हम इस पॉइंट पर क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टॉप कोक लगा रखी है, ठीक है। और अगर चाहें तो इसको कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको फ्लो करने देंगे इस तरह से। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइकिल को चलने दिया। जैसे पानी भाप बन के उड़ा, यहाँ से गैसेज सप्लाई की, चैम्बर में स्पार्किंग हुआ, गैसेज में रिएक्शन हुआ, वेपर बन के नीचे आए, कंडेंसर ने इन वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। और जब इस लिक्विड को कलेक्ट करके इसका एनालिसिस किया गया तो इसके अंदर क्या पाए गए? इसके अंदर पाए गए अमीनो एसिड्स। क्या पाए गए? अमीनो एसिड। तो ये बात ही ओबरिन और हेल्डेन बता रहे थे कि इन गैसेज में रिएक्शन होने से क्या बनते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या बना? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। कुछ साइंटिस्ट ने थोड़ा सा टेम्परेचर को वेरी किया, थोड़ा सा नंबर ऑफ डेज को वेरी किया, तो उनको अमीनो एसिड्स के अलावा दूसरे केमिकल कंपाउंड्स भी मिले, सच एज फैट मिला, कुछ को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिले, कुछ को प्यूरिन्स मिले, कुछ को पायरिमिडिन्स मिले। तो मोर और लेस द थ्योरी ऑफ केमिकल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज एक्सेप्टेड ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाय मिलर एंड यूरे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको आप एक बार ड्रॉ करके देखिए और समझिए कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। कई बार सवाल को एप्लीकेशन बेस्ड मोड में अगर वो पूछते हैं तो वो कहेंगे कि बताओ ये जो फ्लास्क है जिसमें पानी गर्म कर रहा है, ये उस समय के एटमॉस्फेयर की कौन सा पार्ट है? तो ये उस समय का ओशियन को दर्शा रहा है। इट रिप्रेजेंट ओशियन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। ये जो स्पार्किंग चैम्बर है ये उस समय के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? एटमॉस्फेयर को। किसको? एटमॉस्फेयर को, क्योंकि ये सारी गैस रिएक्शन कहाँ हो रही थी? एटमॉस्फेयर में। कंडेंसर वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रेन। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेन को। So this was Miller and Urey experiment, very important। अच्छे से ठीक से डायग्राम ड्रॉ करके समझ के इसको याद कर लेना, हो सके तो कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास जो इवोल्यूशन है कि इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि इवोल्यूशन तो क्या है? इवोल्यूशन इज अगेंस्ट गॉड। भगवान से अलग है इवोल्यूशन। तो जो भगवान को मानते हैं वो इवोल्यूशन को नहीं मानते, जो इवोल्यूशन को मानते हैं वो भगवान को नहीं मानते। तो इवोल्यूशन के हमारे पास सबूत क्या है कि इवोल्यूशन होता है? सो व्हाट आर द एविडेंसेस? तो हमारे पास जो सबसे बड़ा एविडेंस है दैट इज फॉसिल। फॉसिल्स आर द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। दे आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन। लिखी हुई किताबें हैं, लिखी हुए डॉक्यूमेंट्स है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। तो किसी भी एंशिएंट ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीव के, जंतु के, पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं, या तो उसका कोई हिस्सा या पूरी बॉडी जो हमें मिल जाए किसी भी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर या किसी दूसरे मीडियम में, वो क्या कहलाता है? फॉसिल। रिमेन्स और इंप्रेशन ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिजम्स फॉसिल्स कहलाते हैं। फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोजूलॉजी, पैलेंटोबॉटनी, एक में पेड़ पौधे, एक में जीव जंतु। आगे एनसीईआरटी बुक के अंदर ये चित्र आपका दिया हुआ है जिसमें आपके फॉसिल्स के बारे में जिक्र है, डायनासोर्स के फॉसिल्स में। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये आपको याद रखना है, जिसका आगे भी जिक्र होगा, जिसका नाम है टाइरेनोसोरस रेक्स। व्हाट इज द नेम? इसका नाम है TYRANNOSAURUS, टाइरेनोसोरस। सबसे बड़ा
बिगेस्ट डायनासोर हैविंग हाइट ऑफ 20 फीट। ठीक है, ये भी याद रखना, जिसका नाम है ट्राइसेरोटॉप्स, इसका नाम है स्टेगोसोरस जिसके ऊपर बोनी प्लेट्स है, और ये है ब्रैकियोसोरस। क्या है? ब्रैकियोसोरस। और ये है टेरानोडोन जिसकी विंग्स बहुत बड़े साइज की होती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। यहाँ पे दिया हुआ आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स वो फॉसिल है जिसमें दो ग्रुप्स के कैरेक्टर मिलते हैं, एक तो है बच्चों बर्ड्स का और दूसरा है रेप्टाइल्स का। बर्ड्स का और रेप्टाइल्स का। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इस बात को दर्शाता है कि बर्ड्स का इवोल्यूशन किससे हुआ है? रेप्टाइल्स से। बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल। इस बात का सबूत हमें इस फॉसिल से मिलता है, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, जो जर्मन के अंदर किसी रॉक के अंदर पाया गया था। फॉसिल्स की बात हो गई। अब एनसीईआरटी बुक में, आपकी बुक में ये मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं कि किसी भी फॉसिल की अगर हमें एज पता करनी हो तो हमारे पास कौन से मेथड है। पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेटिंग मेथड। फॉसिल जो जमीन की गहरी परतों में मिलेगा वो पुराना फॉसिल होगा, ओल्ड फॉसिल होगा, एंड द फॉसिल विच इज फाउंड इन द अपर स्ट्रेटा दैट विल बी रिसेंट फॉसिल। ये रिलेटिव डेटिंग मेथड है। दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, जिसमें हम रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पता लगाते हैं। तो कोई भी रॉक या कोई भी मीडियम जहाँ पे फॉसिल प्रेजेंट है उसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। और उसमें पहला जो मेथड होता है वो यूरेनियम लेड मेथड है, दूसरा है पोटाशियम एंड आर्गन। ठीक है, और उसके बाद है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड। ये जो दो मेथड है, यूरेनियम एंड लेड एंड पोटाशियम एंड आर्गन, इससे हम बहुत जो ओल्ड फॉसिल्स हैं जिनकी एज क्या हो सकती है मिलियन ईयर्स एगो या बिलियन ईयर्स एगो, उसकी एज पता कर सकते हैं। इस मेथड से कोई भी फॉसिल जो 50,000 साल पुराना है उसकी एज हम पता कर सकते हैं, अप टू 50,000 ईयर्स ओल्ड। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए थोड़ा सा ब्रीफली हल्का सा डिस्कस कर लिया मैंने यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। देखिए, अगर हम किसी भी एनिमल किंगडम में किसी भी एक पर्टिकुलर फाइलम या एनिमल ग्रुप की बात करें तो आपको पता है कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो सभी का लगभग क्या है, बेसिक पैटर्न फॉलो करता है। जाइगोट से बने, जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनेगा मोरुला, मोरुला से बनेगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनेगा गैस्टुला। तो ये लगभग सभी एनिमल्स में क्या होता है, एक सिमिलर सा होता है। फिर कोई डिप्लोब्लास्टिक है, कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जर्म लेयर किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये एक सिमिलर सा क्या होता है, बेसिक पैटर्न होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक एज पर एनसीईआरटी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसको हम कहते हैं अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने एक नियम दिया था जिसको हमने क्या कहा था? बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ, ये बायोजेनेटिक लॉ कह देते हैं, या ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ये वर्ड देखिए, ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ओंटोजेनी? डेवलपमेंटल हिस्ट्री। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है दोहराती है, रिपीट करती है। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री रिपीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, और सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं कि अर्नेस्ट हैकल ने क्या कहा, तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या कहा? एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट passes थ्रू इट्स एंसेस्ट्रल स्टेज। इसका मतलब ये था कि मान लीजिए कोई भी एक मैमल है, वो मैमल जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है तो वो बर्ड वाली स्टेज से गुजरेगा, रेप्टाइल वाली स्टेज से गुजरेगा, एम्फीबियन वाली स्टेज से गुजरेगा, फिश वाली स्टेज से गुजरेगा। ये था अर्नेस्ट हैकल का मानना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान
अपनी एंसेस्ट्रल, अपने पूर्वजों वाली स्टेज से गुजरता है। ये बात किसने कही थी? अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन इस बात को क्रिटिसाइज किया और रिजेक्ट कर दिया था किसने? वॉन बेयर ने। वॉन बेयर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉन बेयर ने ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान, अपने एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान अपने एंसेस्ट्रल स्टेजेस से नहीं गुजरता है। इसने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उनमें आपको सिमिलरिटी मिल सकती है, रिजेम्बलेंस मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जो अर्नेस्ट हैकल कह रहा है। तो वॉन बेयर ने क्या कहा? वॉन बेयर ने कहा कि मोर जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ए लार्ज ग्रुप अपीयर अर्लियर इन द एम्ब्रियो देन द मोर स्पेशल कैरेक्टर। कि जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे मैंने कह दिया कि मैमल एक बड़ा ग्रुप है, तो इस ग्रुप में जब डेवलपमेंट शुरू होगा मदर के यूट्रस में, तो उस समय जो जर्नल कैरेक्टर हैं वो पहले आएंगे और जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो क्या आएंगे? बाद में। ठीक है, ये याद रखना। वैसे तो वॉन बेयर ने 3-4 स्टेटमेंट दी थी, लेकिन हमने उन 3-4 स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे रख दी है। पहली बात क्या कि किसी भी ग्रुप में जर्नल कैरेक्टर पहले आएंगे और स्पेशल कैरेक्टर बाद में आएंगे। और दूसरी बात ने ये कही कि एम्ब्रियो ऑफ ए हायर फॉर्म्स नेवर रिजेम्बलेंस एनी अदर फॉर्म्स। इस वाली बात का अपोजिट कह दिया कि एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट pass through its ancestral stages. An embryo or an organism during its embryological development does not pass through its ancestral stages. तो याद रखना, हैकल की जो स्टेटमेंट थी बायोजेनेटिक लॉ था, उसको कुछ तरह से क्रिटिसाइज किया किसने? वॉन बेयर ने, और इसने अपना नियम दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये एक फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है उसमें क्या होता है? रिजेम्बलेंस होती है। जैसे कि सभी एम्ब्रियोज में ये क्या प्रेजेंट है? ये रिजेम्बलेंस है। सभी में गिल स्लिट्स प्रेजेंट है हमारे अंदर। चाहे आप फिश का ले लें या एम्फीबियंस का ले लें, रेप्टाइल्स का ले लें, बर्ड्स का ले लें, मैमल्स का ले लें, सबके अंदर ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। और ये गिल स्लिट प्रेजेंट है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन सब का कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, और कॉमन एंसेस्टर है तो ऑब्वियसली बात है कि क्या है वो? इवोल्यूशन। उसके बाद यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। देखिए यहां से क्वेश्चन या तो सीधा आपको यही डायग्राम दे देंगे या किसी दूसरे एनिमल्स के पार्ट्स ले लेंगे या किसी प्लांट से कोई पार्ट ले लेंगे, वहां पे आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है सीधा यहीं से पूछ ले या कोई दूसरा सवाल किसी तरह से मॉडिफाई कर दे। जैसे मटर के अंदर टेंड्रिल होता है, जैसे कैक्टस के अंदर स्पाइन होता है, जैसे नींबू के अंदर थॉर्न होता है। तो किसी भी दो एनिमल्स का या किसी दो प्लांट का कोई भी स्ट्रक्चर लेके उससे आपसे पूछ सकते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जिन ऑर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट ओरिजिन क्या हो? सिमिलर हो, लेकिन वो काम क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन काम क्या है? अलग अलग है। याद रखना, दे रिप्रेजेंट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज का ओरिजिन होगा, जैसा हम अडप्टिव रेडिएशन में पढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? सेम स्ट्रक्चर डेवलप along different direction due to adaptation to different। सभी में स्ट्रक्चर्स क्या है? यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर है। क्या है? सिमिलर। जैसे अगर हम बोन्स की बात करें, आदमी का हाथ, चीता का पैर, वेल का फ्लीपर, बैट का पोटेशियम, इनके अंदर जो बोन्स हैं, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, इन सब बोन्स का अरेंजमेंट क्या है? ओरिजिन क्या है? सिमिलर, लेकिन ये काम अलग अलग करते हैं। आदमी का हाथ
ग्रेस्पिंग में पकड़ने में हेल्प करता है, चीता का पैर दौड़ने में, फ्लिपर ऑफ व्हेल इट हेल्प्स इन स्विमिंग एंड पोटेशियम हेल्प्स इन फ्लाइंग। तो काम सबका अलग अलग है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इनका, सिमिलर है। तो जब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर है तो इसका मतलब इनका इन सब का कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, क्योंकि ये सारे मैमल्स हैं। प्लांट्स पे आ जाते हैं भाई। प्लांट्स पे ये स्टेम दिखाई हुई, एक ब्रांच दिखाई हुई, ये बोगनविलिया नाम का प्लांट है। इस बोगनविलिया में एक कांटा होता है, थॉर्न होता है। इसी तरह ये कुकरबीटा जो है, घिया तोरी ककड़ी की जो बेल होती है उनके ऊपर एक धागा सा होता है जिसको टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंड्रिल। ये दोनों चीजें, थॉर्न और टेंड्रिल, दोनों की दोनों स्टेम की मॉडिफिकेशन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, स्टेम वाला, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है दैट इज डिफरेंट। ये सुरक्षा देता है, ये सपोर्ट देता है, सहारा देता है। फंक्शन इज डिफरेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर इज सिमिलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्टिब्रेट ग्रुप जो है उसके अंदर ब्रेन और हार्ट, ये भी होमोलॉजी को शो करते हैं। क्योंकि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम फिश का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का और मैमल्स का ब्रेन देखें तो इसमें ये जो सेरिब्रम पार्ट है ये धीरे धीरे देखिए ग्रेजुअली इसकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ग्रेजुअली वर्टिब्रेट ग्रुप में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब हम यहाँ पे वो डेफिनेशन नहीं लगा सकते कि इंटरनल स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट फंक्शन इज डिफरेंट। तो काम तो ब्रेन, सभी वर्टिब्रेट ग्रुप में ब्रेन का काम तो वही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देयर इज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इन द सेरिब्रम पार्ट। सिमिलरली अगर हम हार्ट की बात करें तो मछलियों में 2 चैम्बर हार्ट है, देयर आर 2 चैम्बर, एंड केस ऑफ रेप्टाइल्स देयर आर 3। यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर रेप्टाइल्स के केस में, एंड दिस वन इज बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हार्ट के स्ट्रक्चर में ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है इन द वर्टिब्रेट ग्रुप, सो दे रिप्रेजेंट होमोलॉजी या होमोलोगस ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया भैया एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन क्या है, दे हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन काम जो होता है उनका क्या होता है, सिमिलर होता है। एनालोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दे रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब development of similar adaptive structure in different groups of organisms, that is called convergent evolution। क्या, different structure evolving for the same function due to similar habitat। जैसे एक है इंसेक्ट, एक है बर्ड। इंसेक्ट का इवोल्यूशन कहाँ पे है, बर्ड का इवोल्यूशन कहाँ है। बर्ड जाके मीसोजोइक एरा में आया था, और भैया अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो वो ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर आए थे। तो दोनों का ओरिजिन है वो अलग अलग है, बहुत डिस्टेंटली रिलेटिव है, लेकिन दोनों के अंदर जो विंग बनी है उस विंग का जो फंक्शन है दैट इज सिमिलर, दैट हेल्प्स इन फ्लाइंग। तो एग्जांपल के तौर पर ये इंसेक्ट की विंग होगी, ये हो गया हमारे पास इंसेक्ट विंग, दिस इज विंग ऑफ टेरोडक्टाइल, ये है टेरोडक्टाइल मीन्स डायनासोर्स के अंदर, और ये है हमारे पास बर्ड की, और ये क्या होगी, बैट की। सभी का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन इज ऑल द स्ट्रक्चर दे हेल्प इन फ्लाइंग। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ऑक्टोपस और ह्यूमन बींग्स। ऑक्टोपस और ह्यूमन की आई है, काम दोनों का देखने में है बट दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एनालोगस ऑर्गन। और एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास जो पेंगुइन है, एक बर्ड है, इसका फ्लिपर, और जो डॉल्फिन है इसका फ्लिपर, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है बट दे आर परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन ऑफ स्विमिंग। प्लांट ग्रुप की बात करूं तो ये हमारे पास स्वीट पोटैटो है, आइपोमिया बैटाटस जिसको हम कहते हैं शकरकंदी, जो एक रूट की मॉडिफिकेशन होती है, एंड दिस इज पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है
लेकिन दोनों का काम सिमिलर है, और वो सिमिलर काम क्या है? फूड को स्टोर करना। ये कुछ एग्जांपल्स थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है बायोकेमिकल एविडेंस। स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू अमीबा टू फंगस टू प्लांट्स टू एनिमल्स, सबके अंदर जो बायोकेमिकल्स है, जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है उनके अंदर सिमिलरिटी है। जैसे सब में डीएनए है, सब में आरएनए है, सब में एमआरएनए है, सब के अंदर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में सिमिलरिटी है। एटीपी सब के अंदर बनती है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं उनमें कहीं ना कहीं सभी ग्रुप्स में सिमिलरिटी है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। तो इन केमिकल्स के अंदर जो सिमिलरिटी है वो इस बात का एक संकेत है, इस बात का हमारे पास प्रूफ है कि हमारा कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर है। तो ये भी हमारे पास एक सबूत है इवोल्यूशन का, जिसको हम बायोकेमिकल एविडेंस कहते हैं। अब देखिए, कई बार लोग आर्ग्यू करते हैं कि जब इंसान ने कुछ महज 100-200 सालों में डॉग्स की इतनी ब्रीड्स तैयार कर ली, हजारों नाम है, फार्मर्स ने इस वाइल्ड मस्टर्ड से कैबेज की इतनी वैरायटी तैयार कर ली, ठीक है, कॉलीफ्लावर, केल, कोलराबी, ब्रोकली, कितनी वैरायटी तैयार, और मात्र 100-200 सालों में। इसी तरह हम कुछ बर्ड्स की बात करें, ये पीजन है जो आजकल मार्केट में बहुत सारे बर्ड्स अवेलेबल हैं। तो जब हम 100-200 सालों में इतनी ब्रीड्स तैयार कर सकते हैं, तो क्या नेचर ने, क्या इवोल्यूशन ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में इतनी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को नहीं बनाया होगा? ये भी इस बात का एक सबूत है, हम आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं। जब 100-200 साल में इंसान ने इतनी वैरायटी बना दी है कुछ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो क्या इवोल्यूशन ने अरबों खरबों सालों में ऐसा नहीं किया होगा? हम कह सकते हैं जरूर किया होगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है, बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है, अगर सब्जेक्टिव सवाल आया कि इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, कि हमारे जो काम है, इंसानों की जो गतिविधियां हैं, उनकी वजह से भी इवोल्यूशन हुआ है, चेंज हुआ है, नई स्ट्रेन्स, नई वैरायटीज नेचर के अंदर आई है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम अपने खेतों के अंदर एक्सेस में हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हर्ब्स को मारने वाली, पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने वाली, हम बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारी रेजिस्टेंट वैरायटीज नेचर के अंदर डेवलप हो गई हैं। पहले तो वो मर जाती थी, लेकिन अब उनमें रेजिस्टेंट आ गया है, इनका कोई असर ही नहीं हो रहा है, और असर नहीं हो रहा तो इसका मतलब चेंज, एंड चेंज इज इवोल्यूशन। और ये कोई ज़्यादा समय पीरियड तो नहीं है, कुछ 50-100 सालों की ही जो एक्टिविटी है उनका रिजल्ट है ये। इसी तरह हमने ये देखा कि आजकल जो टीबी के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं उनका कोई असर नहीं होता। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आजकल बेअसर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी है या नहीं है, हम लोग एंटीबायोटिक्स क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो माइक्रोब्स हमारे स्टमक में है, हमारे इंटेस्टाइन में है, उनको क्या हो गया है, या जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उनके अंदर रेजिस्टेंट आ गया है। अब उनके ऊपर उन एंटीबायोटिक्स का कोई असर ही नहीं होता। तो इसका मतलब वो माइक्रोब्स भी क्या हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं। जिनके ऊपर पहले असर हो जाता था अब उनके अंदर असर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो चेंज हो गए। और चेंज होना क्या है, इवोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन बात लिखी हुई है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब ये है
कि इवोल्यूशन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे इस धरती पर, इस नेचर में ऐसे जीव बनाने हैं, इस तरह का इंसान बनाना है, इस तरह का एलिफेंट क्रिएट करना, नहीं। इवोल्यूशन की कोई मंजिल नहीं है, ठीक है। इवोल्यूशन तो एक संयोग का प्रोसेस है। इवोल्यूशन इज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक का मतलब मैंने हिंदी में मीनिंग लिख दिया संयोगात्मक। संयोग से, चांस से क्या होता है, नेचर में कुछ होता है और कुछ म्यूटेशंस होती हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिससे नई स्पीसीज या नई वैरायटी या नई स्ट्रेन का क्या होता है, जन्म होता है। तो कई बार सवाल अगर मान लीजिए ऐसा पूछ लिया जाए कि इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, इट इज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस, तो आप बता देंगे कि इवोल्यूशन इसके ऊपर बेस्ड है, चांस इवेंट के ऊपर बेस है और चांस म्यूटेशंस के ऊपर बेस्ड है। वो म्यूटेशन कब आएंगी, सडन आए, बहुत सालों के बाद आए, तो वैसा ही क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा। और अगर ऐसा पूछ ले कि इंसान की जो गतिविधियां हैं उन्होंने इवोल्यूशन के प्रोसेस को फास्ट कर दिया है, कुछ उदाहरण के थ्रू आप इस बात को समझाइए। जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। तो आप बता देंगे कि हम भर भर के कीटनाशक दवाइयां डाल रहे हैं, हम बहुत सारी एंटीबायोटिक जरूरत है या जरूरत नहीं है तो भी उनको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे क्या हो गए, रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप हो गई है। आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं अडप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अडप्टिव रेडिएशन का दूसरा नाम क्या होता है भाई, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। So what is adaptive radiation? Process of evolution of different species. Process of evolution of different species from a common ancestral point. From a common ancestral point. और ये जो नई स्पीसीज बनी है ये उस ज्योग्राफी के या उस हैबिटेट के अलग अलग कॉर्नर्स में जाके क्या हो जाती हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। तो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ये तो क्या है, कॉमन पॉइंट है, ये क्या है, कॉमन पॉइंट, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया। जैसे ये एग्जाम्पल आप कहाँ का पढ़ते हैं भाई, गालापागोस आइलैंड। डार्विन साहब गए थे यहाँ पे, कौन सा आइलैंड है ये, इट इज गालापागोस आइलैंड, याद रखना इसको। ये डार्विन फिंचीज हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द आइलैंड, गालापागोस आइलैंड। और ये है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहाँ पे भैया, ऑस्ट्रेलिया। तो डार्विन जब गए थे गालापागोस आइलैंड पे, उसने क्या देखा कि यहाँ पे जो इन फिंचीज का मतलब होता है चिड़िया के जैसे छोटे छोटे पक्षी, पैसेराइन बर्ड्स। तो इनके जो पूर्वज थे वो तो क्या थे, वो सीड ईटिंग थे, जमीन पर जो बीज मिलते थे उनको खाते थे। लेकिन क्या हुआ, अलग अलग हैबिटेट्स की वजह से, अलग अलग नीड्स की वजह से इनसे ट्री फ्रिंच बन गए, वुड पैकर बन गए, वार्बलर बन गए, ग्राउंड फिश गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रूट खाने वाले भी इनसे क्या हो गए, इवोल्व हो गए, इंसेक्ट खाने वाले भी हो गए, कैक्टस खाने वाले भी हो गए। तो ये अडप्टिव रेडिएशन का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसका हम कहते हैं डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंच। और आप देख पा रहे हैं इनकी जो बीक की साइज है वो जो चीज ये खा रहे हैं उसके हिसाब से क्या होगी, है मॉडिफाई हो गई। इनका जो हेड है, हेड की शेप साइज, बीक की शेप साइज, बॉडी का कलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, मॉडिफाई। ये एक बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मार्सुपियल वो मैमल्स होते हैं जिनके एब्डोमेन के नीचे एक पाउच होता है और उस पाउच में ये अपने बेबी को, प्री मैच्योर्ड बेबी को जन्म देके उसमें कैरी करते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है अडप्टिव रेडिएशन का।
ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। कई बार आपको ये डायग्राम पेपर में दे देते हैं, पूरा डायग्राम नहीं देंगे, ये पार्ट दे देंगे इसका, वुल्फ एंड तास्मानियन वुल्फ, और ये कहेंगे कि इनमें किस तरह का इवोल्यूशन है, या कोई भी एक पार्ट उठा लेंगे इसमें से, पेपर में दे दिया, ये पार्ट दे दिया सपोज एंटीटर एंड नंबट, तो इनमें ये जो इधर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वाले तो है प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स समझते हैं जो बच्चे को पूरी तरह मैच्योर होने के बाद जन्म देते हैं। मार्सुपियल्स जो है वो प्रीमैच्योर डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग ग्रुप हो गए मैमल्स के, प्लेसेंटल और मार्सुपियल। लेकिन क्या है कि इनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं। क्या डेवलप हो गए हैं? सिमिलर कैरेक्टर। जैसे ये बरोवर है, बरोवर का मतलब गुफा टाइप की, जमीन के अंदर कोई बिल या गुफा बना के रहते हैं, ये भी रहता है, ये भी रहता है। एंटीटर, ये भी चींटियां खाता है, ये भी चींटियां खाता है। माउस है, क्लाइंबर है, ये भी पेड़ों पे चढ़ जाता है, ये भी पेड़ों पे चढ़ जाता है। ग्लाइडर है, कैट है। तो इसको हम किसका एग्जाम्पल मानेंगे? पैरेलल इवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज पैरेलल इवोल्यूशन? इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर in two animal groups of common ancestor living in similar habitat of different continent। देखिए, समझिए इस डेफिनेशन को कि अपने आप ही दो एनिमल ग्रुप्स के अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है, जिनका एंसेस्टर कॉमन था लेकिन हैबिटेट सिमिलर है, रह रहे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है, ये किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में है, लेकिन दोनों हैं मैमल। तो मैमल है तो कॉमन इनका एंसेस्टर है, लेकिन इनमें सिमिलर कैरेक्टर आ गया है। सिमिलर कैरेक्टर का क्या हो गया है? डेवलपमेंट हो गया है। जैसा इसमें हो रहा है कैरेक्टर, वैसा ही इसमें डेवलप हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल इवोल्यूशन। क्या कहलाता है ये? पैरेलल इवोल्यूशन। एक बार इनके नाम लिख के देख लेना, ताकि आपको अगर एग्जाम में कैसा सवाल आता है तो आप इसको याद रख सकते हैं। दिस इज पैरेलल इवोल्यूशन। फिर हम बात करते हैं किसकी? थेरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की जो अलग अलग थेरीज थी वो किसके द्वारा दी गई? सबसे पहली थेरी थी वो लेमार्क ने दी थी। दिस मैन इज जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लेमार्क कह देते हैं। लेमार्क ने सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में कहा था, और लेमार्क की थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? लेमार्क की थ्योरी थी दैट वाज बेस्ड ऑन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। किसके ऊपर बेस्ड है इसकी थ्योरी? एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टर्स को जन्म के बाद क्या करता है, उनको एक्वायर करता है, और वही कैरेक्टर फिर आगे वाली पीढ़ी को पास हो जाते हैं, ऐसा लेमार्क ने कहा। और लेमार्क की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गन का बहुत ज़्यादा यूज करता है तो वो ऑर्गन ज़्यादा बेटर डेवलप हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और काम करने में अच्छा एफिशिएंट हो जाता है, और वही ट्रेट आगे वाली पीढ़ी को पास हो जाता है। और जो ऑर्गन कोई ऑर्गेनिज्म उसका ठीक से यूज नहीं कर रहा है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। यूज एंड डिसयूज की बात है। और इसने जो एग्जाम्पल लिया था वो जिराफ की गर्दन का लिया था। लेमार्क ने क्या कहा कि जिराफ की गर्दन थी वो छोटी थी, जब इसको जमीनी लेवल पर पत्ते खाने को नहीं मिल रहे थे तो ये अपनी गर्दन को बार बार क्या करता था? वहां तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता था, बार बार इसका यूज कर रहा था। तो इस प्रोसेस में इसकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। और यही लंबी गर्दन वाला ट्रेट कैरेक्टर आगे वाली पीढ़ी को पास हो गया। लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी अगस्त वेजमान ने, मैं उसका यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं की गई क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे वाली पीढ़ी को पास नहीं होते।
फिर हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी के ऊपर, चार्ल्स डार्विन के ऊपर आ जाते हैं। 12 फरवरी 1809 को जन्म हुआ था। डार्विन बहुत ग्रेट नेचुरलिस्ट थे और 82 में इनका देहांत हो गया था। जब इनकी उम्र मात्र 9 में जन्म हुआ और 31, ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करूं तो लगभग आप ये मान लीजिए 22-23 साल की उम्र में इन्होंने एक शिप जिसका नाम था HMS बीगल, ये जो डायग्राम में फोटोग्राफ में यहाँ पे दिखाई हुई है, इस शिप में एक ऐतिहासिक यात्रा पे निकल पड़े ये 5 साल के लिए, 1831 टू 1836। और इस 5 साल की यात्रा के दौरान डार्विन ने जो ऑब्जर्व किया, जो अनुभव किया, उसके आधार पर डार्विन ने क्या कहा कि ये धरती के ऊपर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो भगवान ने नहीं बनाई है। धरती 4000 साल पुरानी नहीं है, धरती बहुत पुरानी है। इसके ऊपर जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जो आज हैं, वो आपस में भी क्या शो करती हैं? सिमिलरिटी। और क्या शो करती हैं? डिसिमिलरिटी। ठीक है, इनके साथ उनके साथ भी जो इस धरती पर मिलियन ईयर्स एगो प्रेजेंट थी। डार्विन ने क्या कहा कि जो लाइफ फॉर्म आज धरती पर हैं उनमें आपस में सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी भी है, लेकिन उन लाइफ फॉर्म्स के साथ भी वो सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी शो करती हैं जो इस धरती पर अरबों खरबों सालों पहले यहाँ पे प्रेजेंट थी। ठीक है, 36 में अपनी यात्रा से वापस आ गए 1836 में, और वापस आने के बाद में इन्होंने एक लंदन के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस माल्थस। ये नाम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। थॉमस माल्थस की थ्योरी पढ़ी थी, की किताब पढ़ी थी, जिसने डार्विन को बहुत प्रभावित किया, और डार्विन ने उससे प्रभावित होकर अपनी एक खुद की भी किताब लिखी 1859 में जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। शिप का नाम था HMS बीगल। 1859 में जो बुक लिखी थी वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वैसे इसका बहुत बड़ा नाम है बट शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद रख लेंगे। डार्विन ने कहा कि जो इवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से? नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नेचर उन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करता है जिनके पास बेटर इनहेरिटेबल वेरिएशंस होती हैं, और वो वेरिएशन उन इंडिविजुअल्स को अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में क्या करती है? मदद करती है। उनको नेचर क्या करता है? सेलेक्ट करता है। तो डार्विन की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी भाई? नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। ये है हमारे रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। जैसा डार्विन ने ऑब्जर्व किया कुछ वैसा ही ऑब्जर्व किया किसने? अल्फ्रेड रसल वालेस। एनसीईआरटी ने इनका नाम भी लिखा हुआ है कि जो ऑब्जर्वेशन डार्विन को मिली थी वही ऑब्जर्वेशन किसको मिली थी? अल्फ्रेड रसल वालेस को। और वालेस कौन से आइलैंड पे गया था? मेले आर्कीपेलागो। मेले आर्कीपेलागो। और डार्विन कौन से पे गया था भाई? डार्विन गया था गैलापागोस आइलैंड के ऊपर गैलापागोस। तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो डार्विन को लिखा, डार्विन ने उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद में इन्होंने जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की वो अपने दोनों के नाम से दे दी गई थी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में इनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, बट आप इनका नाम याद रख सकते हैं, अल्फ्रेड रसल वालेस। और कौन से आइलैंड पे काम किया था? मेले आर्कीपेलागो के ऊपर। ठीक है, अब डार्विन की जो थ्योरी है जिसको हम डार्विनिज्म कहते हैं, लेमार्क की थ्योरी को क्या कहा था हमने? लेमार्किज्म। डार्विन की थ्योरी है डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसकी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। नेचर सेलेक्ट कर रहा है उन इंडिविजुअल्स को जिनके अंदर बेटर वेरिएशंस हैं। तो अगर पेपर में आती है तो आप क्या बताएंगे डार्विन की थ्योरी के बारे में?
इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ओवर प्रोडक्शन। डार्विन कहते हैं कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन नेचर के अंदर क्या होता है, नेचर के अंदर हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं फूड और स्पेस वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए कोई भी पॉपुलेशन एक कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं जा सकती, जैसा आप पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आपको पता है देयर विल बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्पीसीज में क्या होगा, कंपटीशन होगा। वो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर जेनेरिक भी हो सकता है। तो देयर विल बी ऑलवेज ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और इस स्ट्रगल में वही जीतेगा जो सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, आल्सो नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन का दूसरा नाम क्या है भाई, सर्वाइवल ऑफ द, only those survive and reproduce which have most useful variation। वो वेरिएशन जो उसको उस एनवायरमेंटल कंडीशंस में दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बजाय सरवाइव करने में ज़्यादा मदद कर। और उसके बाद ये जो वेरिएशंस हैं, जो यूजफुल वेरिएशंस हैं, ये यूजफुल वेरिएशन क्या होती हैं, हर जनरेशन में धीरे धीरे क्या होती जाती है, एक्यूमुलेट होती जाती है। जैसे आप एक एक रुपए का सिक्का अगर हर रोज या 10-15 दिन में इकट्ठा करते रहें, जमा करते रहें, तो कुछ दिनों, महीनों या सालों के बाद वो एक अलग अमाउंट बन जाती है। उसी तरह क्या होती है कि हर पीढ़ी में ये वेरिएशन इकट्ठी होती 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 बहुत सालों के बाद, मिलियन या बिलियन ईयर्स के बाद इतनी बड़ी हो जाती है वेरिएशन कि एक नई स्पीसीज बन जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पीशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ। तो ये डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन 6 पॉइंट्स पर ये आधारित है। इन 6 पॉइंट्स का नाम याद रख लेना, ओवर प्रोडक्शन, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। उसके बाद आती है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, ये आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा था। ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये फोटोग्राफ है मिस्टर ह्यूगो डी वरीज। ह्यूगो डी वरीज ने ये थ्योरी दी थी कि इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से होता है, और जिस प्लांट पे इन्होंने काम किया उस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइमरोज, जिसका बोटेनिकल नेम है ओइनोथीरा लैमार्किया। ओइनोथीरा लैमार्किया। तो ह्यूगो डी वरीज साहब ने क्या कहा कि म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन से क्या होता है, डीएनए में चेंज आता है और उस चेंज से नई स्पीसीज बन जाती है। और जो म्यूटेशन होता है वो इतना बड़ा होता है कि नई स्पीसीज बन जाती है, और उस बड़े म्यूटेशन को हम कहते हैं साल्टेशन। सिंगल स्टेप में एक बड़ा लार्ज म्यूटेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड साल्टेशन। और इन्होंने कहा कि म्यूटेशंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड दे आर डायरेक्शन। तो कई बार सवाल आता है कि ह्यूगो डी वरीज की थ्योरी में और डार्विन की थ्योरी में क्या अंतर है। तो ह्यूगो डी वरीज ने क्या कि इवोल्यूशन तो म्यूटेशन की वजह से होता है, सडन म्यूटेशन हुआ, नई स्पीसीज बन गई। लेकिन डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वेरिएशंस धीरे 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 एक्यूमुलेट होती 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 और बहुत सालों के बाद में क्या होती है, एक नई स्पीसीज बनाती है। जबकि इन्होंने कहा कि सडनली क्या होता है, म्यूटेशन होता है और नई स्पीसीज बनती है। उसके बाद एक थ्योरी और है जो आपके सिलेबस में, मैं गलती से वो स्लाइड इसमें इंसर्ट करना भूल गया, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। उसका मैं फिर कभी अलग से जिक्र कर दूंगा। वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड 2 साल पहले पेपर में
एक सवाल पूछा गया था, क्योंकि सप्लीमेंट्री मटेरियल में वो दी हुई है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसका हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। फिर इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है हमारे पास हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। कौन सा भाई? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एलिलिक फ्रीक्वेंसी वो क्या रहती, जैसे एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहती है, जब तक कि इस पॉपुलेशन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम ना करे। Allelic frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. Gene और allelic frequency of a population is constant, पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहती है। अगर उस पॉपुलेशन के ऊपर कुछ फैक्टर्स काम ना करें तो, अगर ये फैक्टर काम करेंगे तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, और अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी थोड़ी भी बदल गई तो इसका मतलब इवोल्यूशन हो गया। इस प्रिंसिपल को हम एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें P है, P इज ए डोमिनेंट एलील, और भैया Q क्या है, एक रिसेसिव एलील। Q इज ए रिसेसिव। ठीक है, तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मालूम है कि दो एलील होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दो एलील मिलेंगे, तो P प्लस क्यू, इसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, अगर इससे डिविएशन है तो इसका मतलब चेंज है, और चेंज है तो क्या है, इवोल्यूशन। तो एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ना है, एक इक्वेशन याद रखनी है, इस इक्वेशन में P क्या है तो क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। MCQ में आ सकता है, या केस बेस में कोई क्वेश्चंस किसी एलील की फ्रीक्वेंसी दे देंगे, P की दे देंगे या Q की दे देंगे, तो उसमें से आपको निकालनी है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और इस फार्मूले के अंदर पुट करने हैं। जैसा मैंने अपने बच्चों को 10-12 न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करवाए थे, और उसका असाइनमेंट भी दिया था। अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार सोल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे आ सकते हैं। बायो में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये बात याद रखना, यहाँ से आ सकता है। जेनेटिक्स में चारगाफ रूल से रिलेटेड आ सकता है, और भैया कुछ न्यूमेरिकल्स जेनेटिक जो मैप होता है उसमें फ्रीक्वेंसी दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे, तो उससे जीन्स की सीक्वेंस क्या होगी, कौन सा जीन किसके पास होगा, उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल कहाँ पे भी आ सकते हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाले टॉपिक से भी आ सकते हैं। S इज इक्वल टू CAZ, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, S इज इक्वल टू CAZ। यहाँ से भी कोई आपको वैल्यू देके आपसे न्यूमेरिकल सोल्व करवा सकते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को, इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन का मतलब कोई एक पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए एक जंगल है, उसमें बहुत सारे हिरन हैं, उसमें से कुछ हिरन वहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरे जंगल में चले गए, तो जहाँ से चले गए वहाँ तो अलील क्या हो गए, डिलीट हो गए, जहाँ पे वो पहुँच गए वहाँ ऐड हो गए, तो जहाँ से गए हैं वहाँ की भी फ्रीक्वेंसी चेंज, और जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन माइग्रेशन। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू ही चलता रहे, अगर वो हिरन लगातार वहाँ से क्या करते रहें, माइग्रेट करते रहें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, जीन फ्लो। इफ माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार हो जाए तो वो जीन फ्लो कहलाता है।
दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट या सिवेल राइट इफेक्ट। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ सिवेल राइट इफेक्ट। ये साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिस्कवर किया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, सडन चेंज इन द allelic frequency of a small population due to natural calamities। किसी नेचुरल क्लैमिटीज, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, बादल फट गया, धरती फट गई, भूकंप आ गया, जंगल में आग लग गई, ये जो नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से किसी छोटी पॉपुलेशन के अंदर अलीलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जितनी पॉपुलेशन छोटी होगी जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल ये किसी हैबिटेट में मेंढक है और यहाँ से हाथियों का एक झुंड गुजरा या कोई दूसरे जानवर गुजरे और क्या हुआ, उन हाथियों का पैर इन मेंढकों के ऊपर रखा गया तो ये मर गए, यहाँ से इलिमिनेट हो गए। तो बच गए ये ग्रीन कलर वाले और ओलिव ग्रीन कलर वाले। तो नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर ये वाला अलील जो है ये क्या हो गया, परमानेंटली क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया। तो ये चांस इवेंट है। क्या है ये, चांस इवेंट है। अगर हाथियों ने इनके ऊपर पैर रख दिए होते तो ये कलर चला जाता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए सडन चेंज बाय चांस इवेंट होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जिसको हम कहते हैं बोटलनेक इफेक्ट, दूसरे को हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट में क्या है, जैसे ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में आप बहुत सारे अलील्स देख सकते हैं। अलील यहाँ पे अलग अलग बीड के रंग से दिखाए गए हैं। जैसे भाई हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर का भी है, रेड कलर का भी है, एक थोड़ा नीले कलर का भी है, येलो कलर का भी है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 4-5 कलर के बीड्स इसमें देख लिए। अब इस बोतल, आप किसी बोतल में भर लीजिए, इनको उल्टा कर दीजिए। अब क्या होगा कि सारे बीड्स तो नहीं आ पाएंगे, बाई चांस इसमें 2 बीड ही बाहर निकल पाए, एक तो नीले रंग वाला और एक येलो कलर वाला, बाकी सब यहाँ पे अटक गए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब अचानक से कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि बाकी सारे अलील्स इलिमिनेट हो गए और जो नई पॉपुलेशन आएगी उसमें सारे कैसे होंगे, ब्लू कलर वाले और येलो कलर। दिस इज बोटलनेक इफेक्ट, सडन चेंज इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी। जो चले गए वो परमानेंटली इलिमिनेट हो गए, जो बच गए वो सदा सदा के लिए जेनेटिकली फिक्स हो गए। दूसरा जिसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या है कि ये कोई मेन आइलैंड है, कोई जगह है, यहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर गए, इस पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर गए, जैसे रेड वाले और ग्रीन वाले। यहाँ तो वैसे रेड और ग्रीन है और बहुत समय बीत गया, बहुत समय क्या हो गया, बीत गया। ये क्या हो गया, एक दूसरे से ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गए। अब बहुत समय बीतने के बाद क्या हुआ, इन इंडिविजुअल्स की यहाँ की जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, AF का मतलब अलीलिक फ्रीक्वेंसी, और यहाँ की जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों अलीलिक फ्रीक्वेंसीज में इतना डिफरेंस आ गया कि ये एक नई स्पीसीज बन गई। क्या बन गई, नई स्पीसीज। तो ये क्या कहलाता है, फाउंडर इफेक्ट। फ्यू इंडिविजुअल कॉलोनाइज न्यू आइसोलेटेड एरिया। यहाँ से कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल, कुछ एनिमल्स माइग्रेट कर गए और माइग्रेट करने के बाद में वहाँ पे नई हैबिटेट में जाके उन्होंने अपनी कॉलोनी या जो भी अपनी पॉपुलेशन था उनको बढ़ाया, और उस पॉपुलेशन की जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, जो मेनलैंड वाली अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, उससे इतनी अलग हो गई कि नई स्पीसीज समय के साथ। तो ये फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। 2 फैक्टर तो हो गए, एक तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन। ये आप जानते हैं, सडन चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी। इससे भी क्या होता है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इफेक्ट होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर,
जो पैकेटिंग स्टेज में होता है तो जीन्स का जब क्या होता है एक्सचेंज होता है, उस वजह से वालेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। और उसके बाद आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ही हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप में पढ़ते हैं हम। तो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि नेचुरल सिलेक्शन वो फोर्स है जो कुछ इंडिविजुअल्स जिनके अंदर अच्छी वेरिएशंस होती हैं उनके सर्वाइवल में उनको क्या करता है, दूसरे इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में मदद देता है। तो नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप के इफेक्ट शो करता है, या 3 टाइप्स में हम इसको पढ़ सकते हैं। दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसमें कुछ यहाँ पे माइस दिखाई हुई है और इन माइस का फर, स्किन का जो कलर है, देखिए यहाँ पे लाइट कलर है, बहुत लाइट कलर है, ये थोड़ा सा हल्का गहरा हो गया और गहरा कलर हो गया, ये डार्क हो गया और ये बिल्कुल डार्क हो गया। तो नेचुरल सिलेक्शन एक जो इफेक्ट शो करता है उसको कहते हैं स्टेबलाइजिंग इफेक्ट या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें क्या है कि ये जो पॉपुलेशन है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन उन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करता है जिनके पास एवरेज वैल्यू वाला करेक्टर है। कौन सा? एवरेज वैल्यू वाला करेक्टर है। तो ये जो 5 माइस है, इनमें जो एवरेज वैल्यू है, इसका रंग ना तो डार्क है और ना बिल्कुल लाइट है, तो ये एवरेज हो गया। जैसे एक क्लासरूम के अंदर एवरेज परफॉर्मर्स की संख्या ज़्यादा होती है, एक पॉपुलेशन के अंदर एवरेज हाइट वाले इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक हॉस्पिटल में जन्मे बच्चों का जो वेट होता है वो एवरेज वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन एवरेज कैरेक्टर को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, उसकी वजह से ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी एवरेज कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहा है, तो पीक क्या हो जाती है, नैरो। क्या हो जाती है, पीक नैरो। तो देख लेना डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, अगर पीक बीच में से ऊपर की तरफ नैरो हो रही तो नेचुरल सिलेक्शन किस पे काम कर रहा है, एवरेज कैरेक्टर्स पर। इसके ऊपर एवरेज कैरेक्टर वैल्यू पर काम कर। दूसरा है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या हो गया, देखिए अब जो ग्राफ था, ये जो माइस हैं, नेचुरल सिलेक्शन इन जिन माइस की बॉडी का कलर कैसा था, लाइट कलर का था, उनको सेलेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ उनको सेलेक्ट कर रहा है जिनकी बॉडी का कलर क्या है, डार्क है। तो जो अब जो कर्व है वो, ये तो ओरिजिनल कर्व है, लेकिन ये कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, और इसने इस कलर वाले माइस को क्या किया है, चूज किया है। तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है, डायरेक्ट। यहाँ पे मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू को छोड़कर दूसरी वैल्यू को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। इसका एक एग्जांपल और भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाला। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। थर्ड वन जो है उसको हम कहेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन उन करेक्टर्स को चूज करता है जो पेरिफेरी पर है, एक्सट्रीम वाले करेक्टर्स, एवरेज को नहीं करेगा, इसको एक्सट्रीम वाले को। तो इसमें आपको 2 पीक नजर आएंगी। कितनी पीक्स नजर आएंगी, तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू। पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब एक्सट्रीम वाली, यहाँ पे अदर देन द एवरेज वैल्यू, और यहाँ पे कौन सी, एवरेज वैल्यू। ये 3 जो टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, इनको भैया एक बार आप अच्छे से बना के देख लें। और इनके अंदर लिखना क्या है अगर पूछा जाए तो एक एक 2-2 शब्द, एक एक लाइन कि कहाँ पे क्या सेलेक्ट हो रहा है,
वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना, आ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये हालांकि पहले ही आ जाता है इस चैप्टर में, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्योंकि आप ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। और फिनोमिना क्या है, ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। मेलेनिज्म का मतलब होता है जो स्किन है उसमें मेलेनिन पिगमेंट की फॉर्मेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। बात कब की है, 1850 की। उस समय लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, पोल्यूशन कम था। पोल्यूशन क्या था, कम था। तो उस समय क्या थे, जो पेड़ थे उन पेड़ों पर क्या उगते थे, लाइकन। आपको मालूम है जहां पोल्यूशन कम होता है वहां लाइकन बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। क्या ग्रो कर रहे थे भाई वहां पे, लाइकन, LICH, क्या ग्रो कर रहे थे, लाइकन। तो ये पेड़ है, इस पेड़ का ट्रंक है, ये स्टेम है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये वाइट कलर के क्या लगे हुए हैं, लाइकन। और अगर आप इस फोटोग्राफ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये एक मोथ बैठा हुआ है, इस सर्कल के अंदर क्या बैठा हुआ है, मोथ। ट्रंक का कलर लाइकन्स की वजह से कैसा है, वाइट। मोथ का कलर भी कैसा है, वाइट। यहाँ पे क्या हो गया, इस वाइट कलर के मोथ को सेलेक्टिव एडवांटेज मिल रहा है, किसके कंपैरिजन में, ब्लैक वाले के कंपैरिजन में। तो प्रीडेटर को इसको पहचानने में बड़ी आसानी होगी और इसको पहचानने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो 1850s में जब पोल्यूशन नहीं था उस समय वाइट कलर के जो मोथ थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और डार्क वालों की क्या थी, कम थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री आई इन द पीरियड ऑफ 70 ईयर्स सिनेरियो बदल गया। अब ये जो पेड़ों का ट्रंक था जिस पे लाइकन्स लगते थे वो लाइकन्स यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जब पोल्यूशन होता है तो लाइकन्स नहीं मिलेंगे। लाइकन्स आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। अब पेड़ों के ट्रंक के ऊपर क्या जमा हो गया, ब्लैक कलर का सूट। तो जब दोबारा सर्वे किया गया तो यहाँ पे ये डार्क कलर वाले मोथ की संख्या की पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकी संख्या क्या होगी, होगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस मोथ को प्रीडेटर बहुत इजीली पिक कर लेगा। तो यहाँ पे जो डार्क कलर है इसको सेलेक्टिव एडवांटेज दे रहा है, किसके कंपैरिजन में, वाइट कलर के कंपैरिजन। तो ये पूरी कहानी आप लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की वजह से जो वाइट कलर के मोथ थे दे टर्न इनटू ब्लैक कलर मोथ। उनकी बॉडी में मेलानिन का सिंथेसिस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। और यहाँ पे एक नई सब स्पीसीज भी बनी थी, इस मोथ का नाम है बिस्टन बिटुलेरिया। क्या नाम है इस मोथ का, वैसे तो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है बट आप बस इतना ही याद रख लेंगे इसको, बिस्टन बिटुलेरिया। बिस्टन बिटुलेरिया नाम का क्या है, ये मोथ है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, प्लांट्स का इवोल्यूशन पढ़ने से पहले आपको जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्लांट्स में दो ग्रुप होते हैं, क्रिप्टोगैमी एंड फेनिरोगैमी। ये वो प्लांट है जिनके अंदर फूल, जिनके अंदर फूल भी नहीं होते, सीड्स भी नहीं बनते, सेक्स ऑर्गन्स इनकंस्पिक्यूअस होते हैं, अच्छे से दिखाई नहीं देते। फेनिरोगैम वो प्लांट है जिनके अंदर फूल भी बनते हैं, सीड भी बनते हैं, सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं। इसमें आपके पास ये डिवीजन आ जाते हैं, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड हेलोफाइटा में एल्गी आती है। आप जानते हो एल्गी तीन प्रकार की होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ब्रायोफाइट्स में दो ग्रुप आते हैं, वैसे तो तीन आते हैं लेकिन आप 11वीं में दो ही पढ़ते हैं। एक तो होते हैं मोसिस, दूसरे होते हैं
लीवरवर्ट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं जिनको हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, इसमें 4 क्लासेस है भाई, फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। क्योंकि ये टर्म्स हम आगे वाले टॉपिक के अंदर इनको यूज करेंगे, तो इनको आपको जानना जरूरी है कि टेरिडोफाइट्स में कौन कौन सी क्लासेस आती है। फिर आगे जिम्नोस्पर्म्स, इसमें खाली सीड बनते हैं। इसमें 3 क्लासेस हैं, साइकेडोप्सिडा, कोनिफर्स और निटोप्सिडा। और एंजियोस्पर्म्स के बारे में आप जानते हैं, एंजियोस्पर्म्स में 2 क्लास हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। तो ये पेपर में नहीं है बट इस के अंदर हम इसको यूज करें। देखो ये टॉपिक जो है इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत रेयरली आता है, लेकिन हम मान के सकते हैं कि एक सवाल एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। तो जिन बच्चों को इसका आइडिया नहीं है वो इसके चक्कर में ना पड़े, लेकिन जिनको अच्छे नंबर लेने हैं वो इसको एक बार जरूर पढ़े। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं कि इस धरती पर अलग अलग एरा में अलग अलग समय पर किन किन लाइफ्स का ओरिजिन हुआ, तो पूरी धरती इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं लाइफ फॉर्म्स की, तो उसको हम 5 एरा में डिवाइड करते हैं, 5 में। पहला एरा है जिसको कहते हैं आर्कियोजोइक, दूसरा एरा है जिसको कहते हैं प्रोटीरोजोइक, जो एनसीईआरटी बुक में दोनों नाम नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी बुक में 3 एरा दिए हुए हैं, एक का नाम है पैलियोजोइक, दूसरे का नाम है मीसोजोइक, तीसरे का नाम है सीनोजोइक। और इसके बाद ये लिखे हुए हैं भाई पीरियड, क्या लिखे हुए हैं? पीरियड। ये पीरियड कौन कौन से हैं? एक है कैम्ब्रियन पीरियड, एक है ऑर्डोविशियन पीरियड, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, उसके बाद सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। दीज आर द पीरियड्स। जो धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको हम एरा में डिवाइड करते हैं, एरा को हम डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, पीरियड्स को हम डिवाइड करते हैं इपक में, EPOCH, जो इस चित्र में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इनके नाम पढ़ लेना है। जो सवाल यहाँ से आ सकते हैं वो क्या है? देखिए प्लांट्स का इवोल्यूशन अगर हम पढ़े तो सबसे पहले जो प्लांट्स आए थे यहाँ पे वो है क्लोरोफाइट एंसेस्टर। क्लोरोफाइट का मतलब जो क्लोरोफाइट से ग्रीन एल्गी है, ये जो ग्रीन एल्गी है उनके एंसेस्टर। ग्रीन एल्गी से किसका ओरिजिन हुआ है? ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट है जिनमें क्या आ गए थे? वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी एक टाइप के प्लांट है जिनको रीनिया टाइप प्लांट कहते हैं, ये भी वेस्कुलर प्लांट है। इनसे जो ओरिजिन हुआ उन प्लांट्स का नाम है सिलोफाइटोन। क्या नाम है? सिलोफाइटोन। तो ये लगभग टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं, इसमें ये टेरिडोफाइट्स के एंसेस्टर कह सकते हैं इनको। लेकिन याद रखना जब एल्गी से वेस्कुलर प्लांट्स का ओरिजिन हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, उस समय इस टाइम पीरियड के बीच में ही किसका ओरिजिन हो गया? ब्रायोफाइट्स। किसका? ब्रायोफाइट्स। क्योंकि आपको मालूम है एल्गी के बाद तो क्या आ गए? ट्रैकियोफाइट्स। लेकिन उससे पहले किसका ओरिजिन हो गया? ब्रायोफाइट। फिर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ट्रैकियोफाइट्स का मतलब जिनके पास जाइलम फ्लोएम है, उससे नए ग्रुप्स का ओरिजिन हो रहा था। उस समय एक यहाँ पे एक नया ग्रुप था प्लांट्स का जिसको हम कहते हैं जोस्टेरोफाइलम। जोस्टेरोफाइलम प्लांट, ठीक है। जोस्टेरोफाइलम से किसका ओरिजिन हुआ है? आर्बोरिसेंट एंड हर्बेसियस लाइकोपोड्स। ये लाइकोपोड्स क्या है भाई? ये है टेरिडोफाइट्स। क्या है ये? टेरिडोफाइट्स। अब ये नाम आपको ज्यादा याद रखना है, सिलोफाइटोन, क्योंकि इस ग्रुप से बहुत ज्यादा प्लांट्स का क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। देखिए सिलोफाइटोन से किसका ओरिजिन हुआ? फिनोप्सिडा का, इक्विसेटम जो +1 टेरिडोफाइट्स में आता है एनसीईआरटी बुक में, फोर्स टेल जिसको हम कहते हैं। सिलोफाइटोन से टेरिडोफाइट्स। फर्न भी क्या है? टेरिडोफाइट्स। जिंकोज क्या है? जिम्नोस्पर्म्स। कोनिफर्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स। और नीटेल्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स। तो इससे सिलोफाइटोन से
टेरिडोफाइट्स का भी और भैया जिम्नोस्पर्म्स का भी क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। फिर किसका ओरिजिन हुआ है सिलोफाइटोन से, प्रो जिम्नोस्पर्म्स का, जिम्नोस्पर्म्स के एंसेस्टर। उनसे फिर वो फर्न जो सीड्स प्रोड्यूस करते थे, इनसे फिर साइकड्स का, जो साइकस आपके ऑर्नामेंटल प्लांट है उनका, और यहाँ से निकले हैं हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स, जिनमें डाइकोट्स पहले आए, डाइकोट्स से किसका ओरिजिन हुआ, मोनोकोट्स। तो सवाल कहाँ से आ सकता है, एमसीक्यू ही ज्यादा सवाल आ सकता है यहाँ से, कि इस प्लांट ने किन किन ग्रुप्स का क्या हुआ, जन्म दिया या इवोल्व हुए यहाँ से, सिलोफाइटोन से। एक तो ये नाम याद रख लें, दूसरा नाम ये याद रख लें, जोस्टेरोफाइलम, जोस्टेरोफाइलम से क्या निकले थे, टेरिडोफाइट्स। याद रहे की बात है, नहीं रहे तो इसके ऊपर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अब इवोल्यूशन की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इस पे ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, कि 200 मिलियन ईयर्स एगो 4.5 बिलियन ईयर्स धरती बन गई थी, उसके 500 मिलियन ईयर्स बाद लगभग 4 बिलियन ईयर एगो धरती के ऊपर क्या आ गई थी, सेलुलर या नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गई थी। लेकिन जो पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी दैट वाज 2000 मिलियन ईयर्स। तो उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स एगो क्या है भाई, इन्वर्टिब्रेट्स आ गए, ठीक है। और 350 मिलियन ईयर्स एगो, ये एनसीईआरटी का डाटा है, बिना जबड़े वाली फिश जिसको एग्नाथा कहते हैं, और वो फिश जो पानी में भी रह सकती थी और जमीन पे भी बाहर आ सकती थी, उन फिश का इवोल्यूशन हो गया था। दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीलोकेंथ, सीलोकेंथ याद रखना, इसको लिख के देख ले एक दो बार। सीलोकेंथ फिश जो है वो 1938 में साउथ अफ्रीका के किसी समुद्र से इसको पकड़ा गया, उसके बाद इसका कोई स्पेसिमेन हमें नहीं मिला है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये इसको लोब फिन भी कहते हैं, इसका जो स्ट्राउट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ये मछली जमीन से पानी मर आ सकती है। जमीन मतलब पानी में तो मछली रहती, लेकिन ये जमीन के ऊपर भी क्या कर सकती थी, आ सकती थी, और कुछ समय के लिए सरवाइव कर सकती थी। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इस सिलोकेंथ फिश से आज के जो हमारे मेंढक हैं और जो सैलेमेंडर्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनकी ये जन्मदाता है। आज जो एम्फीबियंस प्रेजेंट है उनका जन्म इस मछली से हुआ है, जिसका नाम क्या है, सिलोकेंथ, ठीक है, लोब फिन भी कहते हैं इसको। फिर भैया 200 मिलियन ईयर्स एगो धरती पे रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, जमीन पे थे सारे, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो जमीन से वापस पानी में चले गए और मछलियों के जैसे दिखने लगे। जैसे एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल लिखती है इक्थियोसॉरस, इक्थियोसॉर्स, ये है फिश लाइक रेप्टाइल्स, इक्थियोसॉर्स। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डायनासोर्स की दुनिया में जो सबसे बड़ा था वो क्या था भाई, इट वाज टाइरेनोसोरस रेक्स। क्या था, टाइरेनोसोरस रेक्स, जो करीब करीब 20 फीट ऊंचा था, और इसका जो दांत थे वो बहुत ही डरावने थे, डैगर के जैसे थे, और ये एक साथ बहुत ज़्यादा क्या करता था, मांस को खा जाता था। फिर ये कहानी चलती है कि 65 मिलियन ईयर्स एगो धरती से डायनासोर्स सडनली क्या हो गए, विलुप्त हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट इतना बदला जिसकी वजह से मर गए, कुछ लोग कहते हैं कि जो डायनासोर्स थे वो किस में इवोल्व हो गए, बर्ड्स के अंदर। डायनासोर्स किस में बदल गए, बर्ड्स के अंदर। लेकिन कहानी इन दोनों के बीच की ही है। फिर ये एक चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे ये लिखे हुए हैं पीरियड्स, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। इसमें दो नाम दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा रेयरली आता है, फिर भी हम अपनी सेफर पॉइंट पे रहेंगे कि ये दो नाम है, एक नाम है सोरोप्सिड्स, दूसरा नाम है साइनेप्सिड। ये एनसीईआरटी बुक में ठीक से देख लेना इसको। एक का नाम है सोरोप्सिड
और दूसरे का नाम है भाई साइनेप्सिड। ये जो सोरोप्सिड ग्रुप है ये वो ग्रुप है जिससे किसका ओरिजिन हुआ है, जो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स है, जो आज के दिन इस धरती पर रेप्टाइल्स हैं वो भी कहां से निकले हैं, सोरोप्सिड से। फिर जो डायनासोर्स के एंसेस्टर थे उनका, जो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो, और डायनासोर से जो क्या बने हैं, बर्ड्स, उन सब का ओरिजिन किससे हुआ है, सोरोप्सिड से। सोरोप्सिड वो ग्रुप है जिससे ये वाले मॉडर्न डे रेप्टाइल्स और बर्ड्स, और क्या भाई, जो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए वो कहां से निकले थे, सोरोप्सिड से। दूसरा नाम है साइनेप्सिड। क्या नाम है, साइनेप्सिड। और साइनेप्सिड में सिर्फ एक ही लाइन दिखा रखी, ये साइनेप्सिड से ये दो ग्रुप्स निकले और इनसे ओरिजिन हुआ किसका, मैमल्स। तो साइनेप्सिड वो ग्रुप है जिससे मैमल्स का ओरिजिन हुआ है। ये जो दो नाम है, एक नाम है थेरेप्सिड, दूसरा नाम है पैलिकोसोर्स, इनको हम कहते हैं प्रोटो मैमल्स। क्या कहते हैं, प्रोटो मैमल्स कहते हैं, क्योंकि इनसे जो मॉडर्न डे मैमल्स हैं उनका ओरिजिन हुआ है। बस इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको, बस दो नाम याद रख लेना, सोरोप्सिड और साइनेप्सिड, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक को, जैसा मैंने आपको एक ये चार्ट दिया था, इस चार्ट से आप इसको याद कर सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन जो कहाँ हुआ था, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। एक तो इन स्टेजेस के नाम याद रखने हैं आपको, और इस स्टेजेस को नाम याद रखने का मैंने आपको क्लास में एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी, DR का मतलब डॉक्टर, A का मतलब अक्षित, H का मतलब है, E का मतलब एक, N का मतलब न्यूरो, S का मतलब सर्जन। डॉक्टर अक्षित है एक न्यूरो सर्जन। पहले तो इनका नाम आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेनेसिस एंड होमो सेपियन। फिर इनका जगह और प्लेस और समय क्या था ओरिजिन का, इन दोनों का है अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, ये ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। इसका स्पेशल याद रखना, ये एप्स का और ह्यूमंस का कॉमन एंसेस्टर है ड्रायोपिथिकस। ये जो है ड्रायोपिथिकस, इट इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स। ये दोनों स्टेजेस जो हैं, ये दोनों स्टेजेस जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसा इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इनके कैरेक्टर्स क्या थे, एप्स के जैसे थे। शरीर इनका हेयरी था, शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, गोरिल्ला चिंपांजी की तरह चलते हैं ये। इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया था, ये थोड़ा सा इंसानों के जैसे दिखने लगा। घास फूस खाते हैं, ये वेजिटेरियन है। उसके बाद ये स्टेज आई जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस या ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये वो लिंक है जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं, एप्स वाले कैरेक्टर भी हैं और ह्यूमंस वाले कैरेक्टर भी हैं। तो ये वो स्टेज है जिसमें जो लिंक का काम कर रही है, एप्स वाले कैरेक्टर और ह्यूमंस वाले कैरेक्टर। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर्स एगो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये मिले थे, इनके फॉसिल्स मिले हैं। ये वाला ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ट्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये था, ये सीधा चलता था और पत्थरों के औजार बना लिए थे, और ये भी फ्रूट खाता था। यहाँ तक एनसीईआरटी बुक में इनकी क्रेनियल कैपेसिटी मेंशन नहीं है, क्रेनियल कैपेसिटी क्या है इनकी। फिर नाम आता है होमो हैबिलिस, अफ्रीका के तांजानिया में, और ये था, ये भी मीट नहीं खाता था, लेकिन इसकी जो ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी थी दैट वाज 650 to 800 cc, 650 से 800 cc।
फिर नाम आता है होमो इरेक्टस, अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स है। इसके फॉसिल्स इरेक्टस के चाइना में भी मिले, जर्मनी में भी मिले हैं इरेक्टस के, ये होमो इरेक्टस। दिस वन इज ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दिस वन इज होमो हैबिलिस, दिस वन इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मीट खाता था। क्या खाता था? ये मीट खाता था। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद आ गया ये होमो निएंडरथैलेंसिस, जो लगभग 40,000 से 1 लाख साल पहले धरती पर था। और कौन सी जगह पे? ईस्ट और सेंट्रल एशिया। ठीक है। ये क्या करते थे? ये अपने शरीर को ढकते थे और अपने मरे हुए साथियों को क्या करते थे? दबा देते थे। तो इसमें थोड़ा सोशलिटी वाली बात आ गई थी। और उसके बाद होमोसेपियंस, जो 10,000 से 75,000 पहले इस धरती पर आए हैं। और हमारी क्रेनियल कैपेसिटी है 1200 से 1700 से। ज़्यादातर क्वेश्चंस आने की संभावना इसके ऊपर है कि ये कॉमन एंसेस्टर है, या फिर इस में से पूछ लिया जाता है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये था किसके बारे में? ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। आई होप मैंने लगभग सभी टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए। फिर भी किसी बच्चे को कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।